स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका था, जैसे वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज, जो स्पेरोमीटर जो उपकरण होते हैं जिससे हम कुछ डिस्टेंसेस को, जैसे जो सम स्मॉल डिस्टेंस होती है उनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक ट्रायंगुलेशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड के बारे में कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पे बैठे बैठे हम यहाँ से लेके मून यानी जो चंद्रमा है उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना चाहें, या फिर अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस निकालना यदि चाहते हैं, तो इस पैरेलैक्स मेथड से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिना यहाँ से वहाँ ट्रेवल किए। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको हमें पढ़ना है, जिसकी सहायता से हम मून से लेके कोई भी प्लेनेट, कोई सा भी प्लेनेट हो, उसकी आप अर्थ से डिस्टेंस मेजर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। तो पैरेलैक्स क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपसे, आपकी आइज से दूर पड़ा हुआ है, और आपकी आइज ये, मैंने यहाँ पर दो आइज बना दिए, एक ये आपकी लेफ्ट आई है और ये आपकी राइट हैंड आई है। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस लेफ्ट आई से और राइट आई से दोनों से कैसी है, सेम है, क्योंकि देखो सेम ही होगी। आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यदि आप खुद से मेजर कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपकी दोनों आंखों से बराबर डिस्टेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस की तुलना में ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की आपकी लेफ्ट आई से डिस्टेंस और इस ऑब्जेक्ट की आपकी राइट आई से डिस्टेंस एकदम इक्वल होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, एस है, और ये भी कितनी है, एस है, तथा आपकी आईज लेफ्ट एंड राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया स्मॉल बी है, तथा आपकी दोनों आई इस ऑब्जेक्ट पे जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको मैंने मान लिया कितना, ये थीटा। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। देखने का तरीका इस प्रकार है कि जब आप लेफ्ट आई से देखें तो आपकी राइट आई बंद होनी चाहिए, और जब आप अपनी राइट आई से देखें तो आपकी लेफ्ट आई बंद होनी चाहिए। यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को अभी घर पे करें। आप जब लेफ्ट आई को बंद करके आप अपने सामने एक उंगली ले आए, आप इसको राइट आई से देखें और एकदम से इस राइट आई, जैसे राइट आई को बंद करके लेफ्ट से देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपके जो उंगली है इसकी पोजीशन बदलती हुई दिखाई देगी। यानी आप अपनी उंगली को नहीं हिला रहे हैं, उसके बावजूद आप अपनी एक आंख को बंद करके देखते हैं तो दोनों आंखों से अलग अलग देखने पर आपकी उसकी पोजीशन भी अलग अलग दिखाई देती है, जबकि आपने इस उंगली को हिलाया भी नहीं है। फिर ऐसे इस उंगली की दो अलग अलग पोजीशन क्यों दिखाई दे रही है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो फिंगर है, ये फिंगर आपकी दो पोजीशन बता रही है आपकी दोनों आई के देखने से, यानी ये अपनी अपरेंट शिफ्ट बता रही है। अपरेंट शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, आभासी स्थिति। अपरेंट शिफ्ट का मतलब हो गया कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। कब? जब हम लेफ्ट आई से देखते हैं तब इसकी पोजीशन कुछ है, और जैसे हम लेफ्ट आई को ओपन करके राइट आई को बंद करते हैं, जैसे लेफ्ट आई को देखते हैं तब तो राइट आई बंद है, और जब राइट आई को बंद करके ओपन करके लेफ्ट आई से देखते हैं, दोनों कोई सी भी आंख देख लो, जैसे आप देखोगे इसकी जो पोजीशन है वो हल्की सी बदल जाती है। एक्चुअलिटी में नहीं बदला है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि ये अपनी पोजीशन बदल रही है। यानी हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या आ गया है, एक अपरेंट शिफ्ट आ गया। अपरेंट मतलब होता है आभासी, और शिफ्ट यानी होता है विस्थापन, यानी हल्का सा इसमें आभासी विस्थापन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है जिसके कारण आपको एक फिक्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, या उसमें अपरेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये मेथड, ये फिनोमिना पैरेलैक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप देख रहे हैं तो आपकी अलग अलग आई से देखने पर उसकी पोजीशन आपको बदलती हुई नजर आती है, और ये जो बदलाव उसमें नजर आ रहा है इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर when we shift our eye sideways। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन हम देख रहे हैं हमारी आंखें बदल के, तो उसकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स कहलाता है। अब इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, पहला मेथड कौन है? पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मतलब लंबन विधि। अब इसके अंदर क्या करने वाले अपन, तो
हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे जिससे हम फाइंड आउट करेंगे ये लार्ज डिस्टेंस। तो अब देखो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका कोई प्लेनेट है और आप क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से इस प्लेनेट को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मून है, मून हमें दिखाई देता भी है। प्लेनेट जैसे मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स को तो हम देख भी नहीं सकते ऐसे डायरेक्टली, तो बिना टेलीस्कोप के कैसे देखेंगे। लेकिन मैं मून को डायरेक्टली देख सकता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि ये कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये क्या है, मून है। अब मैं मून को इस आंख से देख रहा हूं, फिर एक बार उस आंख से देखूंगा। मैंने मान लिया कि मून और मेरी आंखों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल एस है, तथा मेरी आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है, मेरी दो पोजीशन जो है जहाँ से मैं इनको देखना चाह रहा हूँ, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बी है। इस बी को मैंने मान लिया क्या है, ये बेसिस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बेसिस कहते हैं। तथा इस ऑब्जेक्ट और इन आइज के अलग अलग जो आइज है, इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस एंगल को हम यहाँ पे नया नाम देंगे जिसका नाम है पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिंग एंगल, पैरेलैक्टिंग एंगल। तो हम अब इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करें, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप पैरेलैक्स एंगल से निकाल सकते हैं कि पैरेलैक्स एंगल होगा क्या। पैरेलैक्स एंगल यानी कि थीटा बराबर होगा आर्क अपॉन रेडियस। कोई भी एंगल जो होता है उसकी यदि हम डिफाइन लिखना चाहें या उसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एंगल थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क कौन है, तो देखो हम कभी भी कोई सर्किल जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कोई पॉइंट है और ये रेडियस आर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन से, ए से कहाँ चला गया, बी पोजीशन पे, ये डिस्टेंस आर ही है। दोनों सेम डिस्टेंस पर के द्वारा, दोनों रेडियस के द्वारा ये जो आर्क आपने काटा है ए बी आर्क, ये आपके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल यदि ये बना रहा है तो थीटा क्या दिया जाएगा, इस आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहाँ पर रेडियस है, देखो ये एस डिस्टेंस, ये एस डिस्टेंस, इधर ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एस क्या कहलाएगी, रेडियस, और यहाँ पर आर्क ए बी, तो यहाँ पे आर्क क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस एल आर या फिर बेसिस बी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आर्क तो मेरे पास कितनी है, डिस्टेंस एल आर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बेसिस बी, तथा रेडियस कितनी है, तो कैपिटल एस। तो मैं एल आर को यदि लिखूँ तो बी आ गया यहाँ पे, और ये क्या आ गया, डिस्टेंस एस, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, बी अपॉन एस। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड योर आई, मतलब हमारे और मून के बीच में डिस्टेंस कितनी, यानी एस हमें चाहिए। तो एस कितना हो जाएगा, यहाँ से एस यहाँ ले आइए, बी अपॉन थीटा, थीटा को नीचे ले जाइए, इसको ऊपर लाइए, इसको नीचे ले जाइए, एस बराबर कितना आ गया, बी अपॉन थीटा। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड मून। ये फॉर्मूला होगा, थीटा आपको गिवन होगा, बेसिस आपको बता देंगे कितना है, और आपको एस निकालना होगा। हो सकता है आपसे थीटा ही पूछे कि कितना एंगल बन रहा है, तो फिर आपको बेसिस दे देगा और ये डिस्टेंस दे देगा, आप इनको डिवाइड करा देना, थीटा निकल जाएगा। हो सकता है आपसे बेसिस पूछ ले, तो फिर आपको एस और थीटा गिवन होगा, दो चीज आपको जरूर गिवन होगी, उसके बेस पे आप जो भी रिक्वायर्ड थिंग है उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था पैरेलैक्स मेथड, इसमें इस थीटा को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। एल आर जी जो आपकी जो दो पोजीशन है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं, और ये एस आपकी वो लार्ज डिस्टेंस है जिसको हमें मेजर करना है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, उनको यहाँ पे सोल्व करके इस मेथड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक में जाके देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन बोल के बता देता हूँ, और जो जो गिवन है वो डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फोकस एग्जाम्पल जो 2.3 है ये हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 2.3 पेज नंबर है आपके 19। क्वेश्चन कहता है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, यानी कोई ये अर्थ है और इस अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट है ए और ये बी, डायमीटर यही होगा अर्थ का, और इस डायमीटर के अपोजिट दो पॉइंट ए और बी, इससे आप किसी मून की डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं। ये मून है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों पॉइंट से। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये हो गया कि इक्वेटर के एक तरफ जाके देख रहे हैं एक बार तो, और एक बार इक्वेटर के दूसरी साइड में जाके देख रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन बीचों बीच से मैंने निकाली है
ये इसको इक्वेटर कहते हैं हम बच्चों। इक्वेटर मतलब इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा पे आप एक बार इधर आके देख रहे हैं मून को और एक बार इधर आके मून को देख रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने कि मून की इसकी डिस्टेंस कितनी है ऐसे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डायामीटर है अर्थ का वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। यानी बेसिस यहाँ पे कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ है, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूँ कि डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे। आगे कह रहा है कि द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। इस मून पे जो एंगल यहाँ पे सबस्टेंड हुआ है, यानी थीटा जो एंगल है वो यहाँ पर गिवन है आपको कि 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। ये डिग्री और आर्क मिनट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। तो आपको बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पर सबस्टेंड हुआ है मून पे, 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, आपको बेसिस या फिर मैं यहाँ पे डी लिख दूँ, डी मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, वो जो क्या कहलाएगा यहाँ पे एक तरह का बेसिस कहलाएगा ना भाई, ये डायमीटर ही बेसिस कहलाएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पैरेलैक्स मेथड में इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बेसिस। ये एंगल क्या कहलाता है, पैरेलैक्स एंगल। तो एंगल आपको गिवन है, बेसिस आपको गिवन है, क्या पूछ रहा है आपको, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि मून और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है। तो बेसिस और यानी कि डायमीटर आपको गिवन है 2 इंटू सॉरी इसको मैं डायमीटर ही लिखना चाह रहा था वैसे, डायमीटर ऑफ अर्थ, और ये आपको डायरेक्टली दे रखा है। आप भले नहीं भी दे रखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर रेडियस होती है अर्थ की। तो उसको डबल करते ही आपके क्या आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा। तो 1.2 देखो ये आ गया 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, जो कि जस्ट डबल है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके। तो व्हाट इज, आपको फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन है कंप्यूट, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट की, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी आपको सीधे सीधे बोले तो एस निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, कि हम जानते हैं चूंकि पैरेलैक्स एंगल थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस यानी बेसिस अपॉन डिस्टेंस। फॉर्मूला यही है, मुझे एस निकालना है तो एस बराबर कितना आ जाएगा, बी अपॉन थीटा। अब बी अपॉन थीटा यदि मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो उससे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा को किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा इस चीज को अपन सीखेंगे। तो देखिए आपका थीटा, एक बार अपन इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, और अब एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा निकाल लीजिए। हियर गिवन कितना है आपको थीटा, थीटा बराबर आपको दे रखा 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। अब देखिए 1 डिग्री के अंदर 60 आर्क मिनट होता है, तो 60 आर्क मिनट में यदि मैं इसको बदल दूं तो 60 आर्क मिनट और 54 जो आपकी मिनट है टोटल कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 54 दैट मीन्स 114 आर्क मिनट। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 114 आर्क मिनट, और 114 आर्क मिनट को मैं रेडियन में बदलना चाह रहा हूँ तो देखिए ऐसे बदल सकता हूँ 114 इंटू 1 आर्क मिनट, और 114 इंटू 1 आर्क मिनट का वैल्यू मुझे पता है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन होता है। 1 आर्क मिनट की वैल्यू कितना होता है, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन होता है। तो आप इसको आप सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप इसका हटा दें यहाँ से और इसको लगा दें 100 नीचे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा ये थीटा, वो आएगा 3.32 अपॉन इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आपके सामने आंसर आ गया। क्या है ये, थीटा आ गया। अब हमें चाहिए क्या, बी आपके सामने ये रहा, थीटा ये निकाल लिया अपन ने। अब इसको सॉल्व कर लेना और एस आपको अब मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो एस कितना आएगा देखिए, तो
तो हमारे पास एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 1.276 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन थीटा कितना आया 3.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 ऊपर जाएगा -9 और 1.276 इसमें से इसको ऐसे रहने दो, 3.32 ऐसे रहने दो, ये आ गया 10 रेज़ टू द पावर 9, एक 10 इसको दे दो तो ये जाएगा 12.76 अपॉन 3.32 इंटू यहाँ कितना बचेगा 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर चल रहा है। अब इसको काट दो तो देखो 12 है और 3 है तो 3 4 जा 12 होता है तो ऑलमोस्ट 4 टाइम कट रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एस की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ गई, अप्रॉक्स में ऐसा सिंबल लगाएं लगभग 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर इसका आंसर आएगा। तो अप्रॉक्स आपके सामने ये आंसर आ गया और एग्जैक्ट आंसर आप लिखना चाहें तो ये एग्जैक्ट आंसर है 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। 3.84 और 4 कोई खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेट किया इसको, जब आप एक्चुअल काटेंगे तो 3.84 आपके सामने आंसर आएगा। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, करिएगा इसको क्वेश्चन को आप, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 2.4 पेज नंबर है 19 ही है पेज नंबर। क्वेश्चन कहता है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, सन्स एंगुलर डायामीटर। अब एंगुलर डायमीटर क्या चीज होती है, नॉर्मल डायमीटर तो हम जानते हैं, नॉर्मल डायमीटर क्या होता है कि जैसे सन है तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस जो कि सेंटर से जानी चाहिए, ये तो डायमीटर कहलाता। बट ये कह रहा है एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब हो गया कि आपको एक चीज पता है, मैंने पहले भी बताई थी आपको, जैसे मैंने आपको बताया ये अर्थ है और ये मून है, ये आपने डिस्टेंस निकाली और ये बेसिस आपके यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा था, तो ये थीटा था, ये एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ था बच्चों। इसी तरीके से आप सन का कह रहा है, इसका मतलब ये है कि सन से आप कोई चीज को देख रहे हैं और उस सन से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, और सन के जो दो कॉर्नर हैं जहां से आप उसको देख रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट पे कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल आपका एंगुलर डायमीटर कहलाएगा। यानी ओवरऑल ये थीटा ही है, यानी ये पैरेलक्स एंगल ही है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो एंगुलर डायमीटर मतलब वही पैरेलक्स एंगल ही है, और इसको हम लिख सकते हैं 1920 आर्क सेकेंड, ये आपको दे रखा। तो सबसे पहले तो क्या करें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करवा लिया जाए। तो थीटा बराबर 1920 आर्क मिनट है ना, आर्क सेकंड है, तो मैं इनटू 1 आर्क सेकंड इसको लिख देता हूं। 1 आर्क सेकंड की वैल्यू कितनी होती है आप देख सकते हैं, 1 आर्क सेकंड होता है 1 आर्क सेकंड की वैल्यू होती है 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन। ये वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन। ठीक, तो ये आ गया आपके पास में 1 आर्क सेकंड की वैल्यू, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपके जो थीटा है पैरेलक्स एंगल वो 920, इसको आप मल्टीप्लाई करते रेडियन में बदल जाएगा। तो 920 इंटू 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 ये रेडियन आपके सामने आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, क्योंकि जो कटना होगा वो कट जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सन्स, देखो सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 920 आर्क सेकेंड, और आर्क सेकेंड को मैंने रेडियन बदल दिया। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत शानदार क्वेश्चन, उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को। तो ये 1 आर्क सेकंड तो मैं यहाँ से मिटा दूँ, आप याद ही रखें। कह रहा है कि ये सन है, अब देखो सन नीचे आ गया और ये अर्थ है। अब अर्थ मतलब सन से आप अर्थ को देख रहे हैं, ये सन और ये अर्थ, और इसके डायमीटर से इस पॉइंट से इसके ऐसे इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है एस, ये आपको गिवन है 1.4, ये आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वैसे, तो वो की वही दे रखी है 1.496 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। याद करो ये डिस्टेंस क्या है, 1 AU,
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आपको पहले से ध्यान होना चाहिए, ये होती इतनी है। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है और हम जानते भी हैं। तो बताना है कि आपको ये डायामीटर कितना है, सन का डायामीटर, मतलब ये जो डायामीटर होगा हमारे लिए तो ये बेसिस है, हमारे लिए तो क्या है, ये बेसिस निकालना है। तो हमको पता है यहाँ पर, और क्या दे रखा है आपको, एस दे रखी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फाइंड डायामीटर ऑफ द सन। डायामीटर ऑफ द सन का मतलब हो गया कि आपको बेसिस निकालना है। आपको क्या निकालना है, बेसिस। तो फॉर्मूला क्या है, सिंस पैरेलक्स एंगल बराबर होता है आर्क, आर्क मतलब बेसिस अपॉन डिस्टेंस। तो अपन को बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस s को थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो s इंटू थीटा कर दीजिए, s आपके सामने है, थीटा आपके सामने, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाए। तो b बराबर कितना आया, तो s कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू थीटा कितना है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। करिए तो आपके सामने क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो देखो 11 है -6 है, तो ये तो साफ ही हो गया। तो अपने पास क्या गया 1.496 इंटू 4.85 इंटू 1920 इंटू, और ये -6 रही है तो 10⁻11 में से -6 किया तो कितना बचा, प्लस का 5। अब इसको आप सोल्व करो, तो इधर है पॉइंट, तो इसको अपन डायरेक्टली सोल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट वे में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको 1.5 लिख लेता हूँ पूरी चीज़ को, ये लगभग 1.5 ही है। 1.49 या 1.50 एक ही बात होती है, तो मैंने 1.50 ले लिया। इस 4.85 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4.85 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 19 इसको भी अब ऐसे ही लिख लीजिए, और 10⁻5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो हमारे पास में b कितना आ गया, 1.5 का पॉइंट हटा दो तो 15/10, 485/100, और ये आ गया 1920 इंटू 10⁻5। तो सॉल्व करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये जा रहा है 5 से कैंसिल कर लो, तो 5 9 जा 45, 3 बचा 5 7 जा 35, 20 25 जा 100। अब कुछ नहीं कट रहा, इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक बचा 2 6 जा 12, फिर 2 बचा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 8 जा 16, 48। तो हमारे पास बेसिस आ गया 3 इंटू 97 इंटू 48 इंटू 10⁻5। अब इसको आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 को पहले 3 से करें, फिर 48 को मल्टीप्लाई करें। तो 97 को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 - 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 - 9, तो कितना बचा 293। तो ये तो आ गया 293 इंटू 48। 48 को फिर क्या लिख सकते हैं 50 - 2 इंटू 10⁻5। अरे ये शॉर्ट तरीका है, गुणा कौन करने बैठेगा, दूसरी क्लास में थोड़ी है, तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अब 293 को 5 से करना है, तो 293 का 5 जा, तो देखो 3 से कर दो, 300 इंटू 5 तो 1500। अभी कितना कम था यहाँ 7, तो 7 5 जा 35, कम कर दो तो 1465। कितना आ गया 1465 माइनस, अभी तो यही हुआ, और 0 और लगाओ, 5 से किया अभी तो 0 और है, और इसको डबल किया तो 293 का डबल क्या होगा, 290 का डबल क्या होता है 580, और 3 3 तो 586, 586 आ गया। और इनटू क्या है 10⁻5। इसको मत छोड़ो, इसको साथ में लेके चलो, इसको घटाओ 14650 586, 10 में से जाता नहीं है 6, 0 में जाता नहीं, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 041, 14064 इंटू 10⁻5। पॉइंट लगाओ यहाँ पर, तो कितनी संख्या 1 2 3 4,
तो यहाँ लगाऊंगा तो इसको लिखूंगा 1.4064 इंटू 10⁴ था ना, तो 4 ऊपर जाएगा तो 5 + 4 10⁹ मीटर। ये आ गया बेसिस, एग्जैक्ट आंसर है, चेक कर लेना, यही होगा मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, 1.4 नहीं होके ये आंसर है आपके 1.39। क्या है? 1.39। तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन चला, इंटू 10⁹ मीटर। तो ये एग्जैक्ट आंसर है, ये अप्रोक्स है आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं बेटा 11th क्लास में। 10वीं क्लास तक हम पढ़ते आए, जो भी तरीका था वो अलग था। अब यहाँ पे आपको फास्ट होना है, स्मार्ट बनना है, ताकि आप कोई भी कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आसानी से कर पाएंगे और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्चुअल वैल्यू तो निकालने का समय ही नहीं है हमारे पास, तो हमें अप्रोक्सीमेशन ही करना होता है। तो इसके बाद ये तो था पैरेलैक्स मेथड, 2 क्वेश्चन हमने इसके कर भी लिए, 1 क्वेश्चन रह रहा है उस बुक के अंदर, वो आप सेल्फ ट्राई करें। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के कुछ मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो अब पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स, यानी छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स की सहायता से। डायरेक्ट मेथड्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा क्लीन अच्छे से कर लेते हैं, कपड़े ही गंदे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस क्या हो सकती है? जैसे मैंने बोला, एक स्केल लिया और मैंने इस स्केल की जो लंबाई थी टोटल वो 15 सेंटीमीटर ली थी। इसका मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 ऐसे करते करते यहाँ कितनी होनी चाहिए थी? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ फिर 10 छोटे छोटे डिवीज़न थे। इन 10 डिवीज़न में जो एक डिवीज़न था फर्स्ट, उसकी वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीज़न थे? 10 थे ना। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 यानी 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर का पहला डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब उस फर्स्ट के भी मैं 10 टुकड़े कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.1/10। क्या कह रहा हूं मैं? 1 सेंटीमीटर में पहले डिवीजन का फिर 10 टुकड़े कर दिए, तो वो कितना कम हो सकता है? तो 0.1 में 10 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया 0.001 सेंटीमीटर। अरे ज़्यादा लगा, 0.01 सेंटीमीटर। देखो पॉइंट खिसक जाएगा, 0 और आ जाएगा। अरे यार ये 10 लगाओगे तो इधर कितना आएगा? एक 0 आ जाएगा ना। तो 0.01 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के एक खाने के 10वें हिस्से की वैल्यू ये है। अब उस 10वें के भी फिर 10 टुकड़े कर दूं तो 0.01/10 यानी 0.001 सेंटीमीटर, ये स्मॉल डिस्टेंस हमारे सामने आई, जिसको हम देख तो नहीं सकते आंखों से, या देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं आप इसको आंखों से। और ऐसी डिस्टेंस को हम इनडायरेक्ट मेथड की बजाय डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स कौन से होंगे? तो डायरेक्ट मेथड इसमें ऐसे हैं कि आपके पास में कुछ उपकरण दिया जाएगा आपको, ये आपके 11th क्लास के प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको इस तरह की कुछ डिस्टेंसेस को मेजर करना है। उनको कुछ अलग टाइप के आपको डिवाइस देंगे जिससे आपको उनकी डिस्टेंस को मेजर करके बताना है। जैसे फर्स्ट जो आपका है वर्नियर कैलिपर्स, क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर्स दिखाएंगे आपको ये भी। स्क्रू गेज, थर्ड स्पैरोमीटर। तो स्पैरोमीटर और स्क्रू गेज से इस ऑर्डर की डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, वर्नियर कैलिपर से इस ऑर्डर की डिस्टेंस मेजर की जा सकती है। और ये ऑर्डर की डिस्टेंस तो आप स्केल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको स्केल में ही दिख रही। अब उस 0.1 का 10वां हिस्सा आपको स्केल में नहीं दिखेगा, वो आपको कहाँ दिखेगा? वर्नियर कैलिपर्स में। और उस 0.1 के 10वें हिस्से के पहले का 10वां हिस्सा आपको स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर में दिखेगा बच्चों। तो इन उपकरणों की सहायता से हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इस टाइप की स्मॉल डिस्टेंस को।
तो ये स्मॉल डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस नहीं है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस कौन सी होगी? वो डिस्टेंस जिसको आप इन उपकरणों की सहायता से भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक साइज की, मैं बात कर रहा हूं मोलिकुलर साइज की, मैं बात कर रहा हूं एक न्यूक्लियस के साइज की, जो कि बहुत कम डिस्टेंस होती है। मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो कि स्फेरिकल शेप में है उसका डायमीटर निकाल के बताइए, या कोई एटम जो कि स्फेरिकल शेप में है उसका डायमीटर निकाल के बताइए, तो आप क्या स्केल, वर्नियर, स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। एक एटम, महर्षि कणाद ने एटम की परिभाषा दी थी कि एक एटम इतना छोटा कि जब रथ चलता है, जब घोड़ा दौड़ता है और उसके पीछे पीछे जब रथ चलता है, तो रथ के चलने के कारण जो धूल के कण उड़ते हैं, उस धूल के कण का एक कण ले लो, उसका 1/16वां भाग, यानी एक पार्टिकल ये है, उसका 1/16 पार्ट, कितना? 1/16 पार्ट वो एक एटम के आकार का होगा। यानी आप देखो धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, उसका भी 1/16, यानी बहुत छोटा भाग एक एटम होता है, जिसको हम हमारी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो तो एटम को तो 100% देख ही सकते हैं उस समय। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस से हमारा क्या लेना देना है कि भाई बहुत ज्यादा छोटी, जैसे एटॉमिक साइज की बात करें, यानी एटॉमिक साइज की बात करें, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर टाइप की डिस्टेंस को मेजर करना है। ये कितनी है? ये 10⁻⁻1 मीटर है। सेंटीमीटर में लिखा हुआ ना, तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलो तो 10 ये सी का मतलब कितना होता है आपको पहले बता दिया मैंने। सी मतलब सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻⁻², ये -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 मीटर। ये कितनी है? 10⁻⁻4 मीटर। ये कितनी है? 10⁻⁻5 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का -2 तो है ही, और ये पॉइंट हटाओगे 1 2 3, तो -3 और -2 -5 मीटर। लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा छोटी, 10⁻⁻10। इसको एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, याद हो तो। सब चीज़ें लिखा दी जा चुकी है आपको, नई चीज़ें नहीं रही, अब ये पुरानी हो चुकी है। एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इसको मेजर करना चाहते हैं, एक एटॉमिक साइज को मेजर करना चाहते हैं। तो एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए जो मेथड है वो डायरेक्ट तो नहीं है, वो इनडायरेक्ट ही है, और इनडायरेक्ट मेथड का नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर आप पढ़ते हैं, 9th क्लास में आ जाता है। एवोगैड्रो नंबर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ऐसा करते हैं हम। तो उन्हीं एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी जिससे आप इनडायरेक्टली किसी एटॉमिक साइज की डिस्टेंस, यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को। तो आप पहुंच गए होंगे कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपको इमेजिनेशन हो जानी चाहिए। विदाउट इमेजिनेशन 11th क्लास में किसी भी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम इमेजिनेशन का। आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हर चीज़ दिखाई देनी चाहिए। कहाँ पे? इमेजिनेशन। आपको सपना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तब जाके आप इमेजिनेशन कर पाएंगे कि हम किस ऑर्डर पे जाके बात करें, कितनी छोटी डिस्टेंस है जो मैं इस दुनिया में कभी नॉर्मल आइज से तो नहीं देख सकता। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हम क्या करेंगे? पहली बात तो इस मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस, एक ऐसी स्मॉल डिस्टेंस जिसका साइज कितना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, एक एटॉमिक साइज के इक्वल है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस it is used to measure a very small distance like size of atom, और यहाँ लिख लीजिए 10⁻⁻10 मीटर। तो इसलिए काम आता। अब ये कहता क्या है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ऐसा कहती है कि द एक्चुअल वॉल्यूम बोल दिया मैंने, द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atoms in 1 gram substance
इज 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। मतलब एक 1 ग्राम सब्सटेंस आपने हाथ में लिया, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है। आप मान लीजिए कि 1 ग्राम, जैसे अपन बात करें कि 1 ग्राम वाटर है, तो 1 ग्राम वाटर के अंदर जो जल है आपका वाटर, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, उसको तोड़ दीजिए आप, हाइड्रोजन का अलग एटम है और ऑक्सीजन का अलग अलग एटम है। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1 ग्राम वाटर में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, यानी हम टोटल बात कर रहे हैं उनकी, और उसमें से एक एटम जो ऑक्सीजन का है उसकी डायमीटर या उसका रेडियस कितना होगा, या फिर एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज कितना होगा। दोनों का साइज इसी ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻10 मीटर के ही होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये क्या कहना चाह रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, इसके अंदर बहुत सारे एटम है और जितने भी एटम्स होते हैं वो सब स्पेरिकल शेप में होते हैं। तो मैं कहूँ कि ये एटम्स ऐसे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे एटम। तो स्पेरिकल शेप में होने का दुष्परिणाम या ऐसे कह सकते हैं डिसएडवांटेज ये है कि इनके बीच में कुछ स्पेस छूट जाएगा, क्योंकि ये स्पेरिकल है तो बीच बीच में काफ़ी सारा स्पेस छूटेगा। तो यदि मैं पूरे 1 ग्राम सब्सटेंस की बात करूँ तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम यदि V है, इसका मान लो कि एक्चुअल टोटल वॉल्यूम कितना है V है, और फिर आपके एटम्स ने इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है वो निकालूं, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो मेरे पास आएगा उसको मैं मान लूँ कि V डैश है, तो टोटल वॉल्यूम का ओनली 2/3 ही होता है। यानी टोटल वॉल्यूम यदि एम्प्टी स्पेस समेत, भाई देखो एटम्स को आप जब इसमें रखेंगे तो वो स्पेरिकल शेप में होने के कारण बीच में काफी सारा एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम तो जब आप निकालेंगे तब तो एम्प्टी स्पेस भी उसमें ही आ रहा है। बट हम एम्प्टी स्पेस को क्यों गिनना है, हमें तो एक्चुअल एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो पता लगाना है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा, तो टोटल का 2/3 ही होता है, ऐसा कहता है कौन, एवोगैड्रो। और इसी की सहायता से हम उस एक एटम की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो रेडियस कितने मीटर की होगी, 10⁻⁻10 मीटर की होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको क्लियर होगी, जो क्या कहना चाह रहा है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यदि V है तो 2/3, और ये V डैश आपका क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द टोटल। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इससे रेडियस कैसे निकाले, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के अंदर आप उसका टोटल मास है वो डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो N/m एटम्स है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। N यहाँ पर क्या है, आप ये लिख सकते हैं, N यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स, मोलिक्यूल जो भी। और कैपिटल M यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ तो कैपिटल M नीचे आ जाएगा। यदि मैं M ग्राम में निकालना चाहूँगा तो M ग्राम में यहाँ पर N के बराबर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो मास ऑफ द सब्सटेंस है ये, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। सिंस द एटम्स आर स्पेरिकल्स, द एटम्स आर स्पेरिकल्स, so the actual volume of atoms, तो एक एटम की बात करें तो मान लेते हैं कि भाई स्पेरिकल शेप में है तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³। इस समय हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका एटम है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। या मैंने r लिखी है तो इसका मतलब एटम की रेडियस कितनी, स्मॉल r है। और स्पेरिकल शेप में इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 4/3 पाई r³ होना चाहिए। मेरे पास एक ही एटम थोड़ी ना है, मेरे पास कितने एटम है, N/m एटम है। तो मैं इतने सारे एटम का एक साथ वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ। एक का निकालता तो इतना ही लिखता, बहुत सारों का निकालना तो जितने हैं उतनों को गुणा कर दो तो सबका वॉल्यूम निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि
सिंस द एटम्स आर स्पेरिकल सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम इज n/m, ये तो टोटल एटम को बताएंगे, और एक का कितना है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये अपने पास में एक्चुअल वॉल्यूम आ गया इनका। अब भाई हाइपोथेसिस, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन तो उसको दे दे v डैश बराबर 2/3v, ये आपका क्या है v डैश है, आप यहाँ लिख सकते हैं v डैश बराबर n/m इंटू एक्चुअल वॉल्यूम की बात की है मैंने, तो v डैश बराबर n/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब आपके पास में इक्वेशन 2। सो बाई इक्वेशन 1 क्या थी आपकी कि v डैश बराबर कितना था 2/3v, एक्चुअल वॉल्यूम का कितना 2/3, तो v डैश आपने कितना निकाला यहाँ रख दो n/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर कितना आ गया 2/3 कैपिटल V, जो कि आपका एक्चुअल वॉल्यूम है। ऐसा कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन निकाली, इसमें आपने v डैश की वैल्यू रख दी। अब आपको क्या चाहिए r, आ गया यहाँ पे r ही तो चाहिए हमें, r मतलब वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो आप मेजर करना चाह रहे हैं किसी एटम के साइज के इक्वल की। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 तो कट गया, ये 2 से 4 कट गया, 2 बचा, m उधर गया, n नीचे आ गया, तो हमारे पास आ गया m/n, उल्टा इधर उधर आप इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे, v की जगह ये 2b कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये पाई r क्यूब भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से आपके सामने ये r क्यूब को तो यही रहने दो, r क्यूब तो हमें यही चाहिए ना, r तो हमें निकालना है, तो r क्यूब को तो यही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो हमारे पास में r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, तरीके से जमाओ इसे, तो 1/2 पाई को पहले ले लिया, और यहाँ पर m और ये v/n, तो 1/2 पाई n और ऊपर क्या है v/m इंटू v, तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सिंस डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर कितना होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और मास मैंने कितना ले रखा 1 ग्राम, तो 1/v, 1 ग्राम अपॉन v वॉल्यूम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डेंसिटी, यानी इस 1/v की जगह, इस v की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/, अब मुझे v ऊपर है ना मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो, तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/ρ, तो देखो यहाँ पे अब कैसे लिखूं, r क्यूब बराबर m/2 पाई, ये n अपनी जगह ही रहेगा, और इस v को क्या लिख सकता हूँ 1/ρ। अरे भाई v ऊपर है तो 1/ρ लिखूंगा ना, नीचे आ जाएगा, और r का ये जो क्यूब है इसको हटा दीजिए आप, और इधर ले जाएंगे तो r का क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा पावर 1/3, ये तो जानते हैं ना, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया, रेडियस ऑफ दैट एटम विच हैज साइज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको अब क्या चाहिए, मास नंबर, एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं, उसकी डेंसिटी पाई आप जानते ही हैं, 1/3 आप रखें, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लगभग 10⁻⁻10 मीटर आएगा। तो आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है, हो सकता है आपको इसको डिराइव करने के लिए कह दे, दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस फॉर फाइंडिंग द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स। तो ये आपके कंप्लीट हुआ। एक और मेथड है इसमें, ओलिक एसिड मेथड, जिससे हम मोलिकुलर साइज को निकाल सकते हैं। बच्चों मोलिकुलर साइज जो होता है वो एक कम होता है 10⁻⁹ मीटर, ये मोलिक्यूल का साइज है। आपको इस ऑर्डर का साइज यदि निकालना है तो इसके लिए आपको पढ़ना होता है ओलिक एसिड मेथड, जिसकी सहायता से आप एक मोलिक्यूल का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस नहीं थी इसलिए मैंने ये करवा दी, वो आप सेल्फ पढ़े। और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एरर्स या फिर डायमेंशंस, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।